नमस्कार दोस्तों। आज यानी 10 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे आज कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर में नेशन के पेज पे जो आज ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नीलाम्बूर टीक। ये देखिए, ये नीलाम्बूर का टीक है केरल में, और इसको जोग्राफिकल इंडिकेटर का स्टेटस मिल गया है। तो ये क्या हो जाता है इसको, जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस मिलने से, टैग मिलने से एक तरह की प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्योंकि देखिए, कोई प्रोडक्ट होता है कई बार काफ़ी फेमस हो जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मथुरा से एग्जांपल ले लीजिए। मथुरा के पेड़े काफ़ी फेमस हैं, बीकानेर की भुजिया काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से अब ऐसे बीकानेर की भुजिया को अब जोग्राफिकल टैग मिल जाएगा। अब कोई भी भुजिया अपना नाम बीकानेरी भुजिया नहीं रख सकता। तो एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है कि फर्जी तरह के माल ना निकलने लगे। तो प्रोटेक्शन देने के लिए ये आईपीआर की तरह होता है। जैसे हमारा वो होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसी की तरह है ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लेती है। 2015 में तिरुपति लड्डू और दो तीन प्रोडक्ट्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। तो आमतौर पर तो देखिए वही याद रखिए जो न्यूज़ में हो, क्योंकि ये जोग्राफिकली इंडिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, 100 से भी ऊपर हैं। कैसे याद नहीं रखे जाएंगे ये टैग। जो न्यूज़ में है उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। तो इसे याद कर लीजिए। नीलाम्बू टीक को मिला है अभी जोग्राफिकल टैग जो है। काफ़ी एक तरह से एलिगेंट क्वालिटी इनकी होती है, और क्वालिटी में काफ़ी सुपीरियर ये होता है। ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में इसे पहचाना था, और नीलाम्बूर की प्लांटेशंस और फॉरेस्ट वहाँ पे इनकी खेती हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा में। बाद में इसे यूज के लिए लंदन भी ले जाया गया, ना सिर्फ लंदन में बल्कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी इसे ले जाया गया। लेकिन जैसे जैसे इस नीलाम्बूर टीक की प्रसिद्धि बढ़ी, इसको फेक प्रोडक्ट्स की तरह, मतलब नीलाम्बूर के नाम पे नकली टीक आने लगा। तो उसके बाद में ही इसलिए इसका जोग्राफिकली इंडिकेशन है, काफ़ी टैग जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया था, ताकि इसकी नकली माल ना निकल कर आए नीलाम्बूर टीक के नाम पर, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगला देखिए जो न्यूज़ है, शायद आपको इस न्यूज़ में तो कुछ ना मिले, लेकिन जो कंटेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तमिलनाडु में क्राइसिस हो गए हैं, आपको पता होगा। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हैं तमिलनाडु में। अब जैसे कि जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे ओपीएस पनीर सेल्वम, उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गवर्नर को। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए मुझे फोर्स किया गया था इस्तीफा देने में। और शशिकला जिनके पास में, वो कहती हैं कि अभी स्पोर्ट है, ये पूरे एआईडीएमके की पार्टी के थे, दोनों के दोनों जयललिता के डेथ के बाद में ये गवर्नमेंट के लिए जो है क्लेम कर रहे हैं। अब शशिकला का वर्डिक्ट भी आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके खिलाफ में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस चल रहा है। तो देखिए, अब इन सब बातों में हम नहीं जाते क्या है क्या नहीं है। मेन बात यह है कि गवर्नर को क्या करना चाहिए, गवर्नर की डिस्क्रिशन है क्या। तो सबसे पहले प्रीलिम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 तरह की जो डिस्क्रिशन है वो जानते हैं कि कौन कौन से तरह की डिस्क्रिशन गवर्नर के पास मौजूद होती है। प्रीलिम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखिए, एक तो गवर्नर के पास जब डिस्क्रिशन होती है, कोई भी बिल साइन होने के लिए आता है गवर्नर के पास में, तो वो उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस बिल की जो एसेंट है वो प्रेसिडेंट से मिले। तो इस तरह की उनके पास में डिस्क्रिशन है। दूसरा, जब कभी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करना बंद कर दे, या फिर और किसी कारण से जो संविधान में दिए गए हैं, वो सिफारिश कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, या तो उनसे पूछा जाए जब, या फिर बिना पूछे भी प्रेसिडेंट को वो कह सकते हैं कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ में इनकी डिस्क्रिशन चलेगी। उसके अलावा जब इन्हें साथ लगती यूनियन टेरिटरी का कार्यभार सौंपा जाता है, तो ये उस यूनियन टेरिटरी को अपनी मर्जी से चलाएंगे, और किसी जो जहाँ पे जैसे रियल एग्जीक्यूटिव होता है, बिना किसी मदद के, बिना किसी सजेशन के, अपनी ही डिस्क्रिशन से वो उस साथ लगती टेरिटरी को चलाएंगे जब उनको कार्यभार मिलता है। तो उसके अलावा ये 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके गवर्नर्स को एक अतिरिक्त पावर है कि वहाँ पे जो ऑटोनोमस ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल है, कितना पैसा उनको देना है। तो इस तरह की पावर, डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर के पास में। और उसके अलावा देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आती, यानी वैसे तो देखिए जो पार्टी मेजॉरिटी से सत्ता में चुन के आती है, तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडेड है उनको इन्वाइट करे और उनकी सरकार बनवाए। लेकिन बाई चांस 50% का आंकड़ा कोई भी पार्टी नहीं पार कर पाई, तो गवर्नर क्या करेंगे। देखिए, वैसे तो कन्वेंशन ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, मान लीजिए 100 की विधानसभा है, तो 50 चाहिए आंकड़ा सरकार बनाने के लिए, 51 चाहिए। तो या तो देखिए अब 51 किसका भी नहीं आया, 2-3 पार्टी हैं, तो एक के 41 आए और एक के 29 आए, बाकी बच गए 100 में से दूसरी पार्टी कितने आए। तो देखिए, सबसे पहले ये बुलाएंगे 41 वाली पार्टी को, जो लार्जेस्ट सीट जिसकी होती हैं, लेकिन वो मेजोरिटी में नहीं होती, कन्वेंशन तो है, उसी को बुलाते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में एक थोड़ा डिस्क्रिशन होता है गवर्नर का। तो आगे देखिए, वो कभी भी
चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर से रिगार्डिंग वो पूछेंगे कि हाँ भाई रिपोर्ट दो, तो ये भी पावर है, डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास में। जब कब सरकार अपनी मेजोरिटी खो दे, जो सत्ता में है जो सरकार अपनी मेजोरिटी खो दे, तो गवर्नर की डिस्क्रिशन रहती है या तो वो किसी और को मौका दें या फिर असेंबली को डिजोल्व करके दोबारा से इलेक्शन करवाएं। तो ये तमाम तरह की डिस्क्रिशन गवर्नर के पास होती हैं, प्रीलिम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के तमिलनाडु में जो हो रहा है वो तो देखना बाकी है कि क्या डिसीजन अभी गवर्नर लेते हैं। पारिकर और जो मैटिस हैं, ये देखिए मैटिस जो है इनके यूएस के डिफेंस जो है डिफेंस मिनिस्टर चुने गए हैं, यानी डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ पे होते हैं। तो मेन जो न्यूज़ है 2-3 इन एग्रीमेंट से रिलेटेड है। वैसे तो देखिए काफ़ी जो नॉर्मल बातें हैं वो उन्होंने कही कि कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, इंडिया के साथ में जो है एग्रीमेंट अच्छे चल रहे हैं, इस कोऑपरेशन को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव DTTI। कोई एक खास एग्रीमेंट है नहीं, वैसे ये एक तरह से इनिशिएटिव है, ये मिल के डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाएंगे, उनका ट्रेड करेंगे और कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे इसी चीज़ में। और मेजर डिफेंस स्टेटस का मतलब ये है कि अब वो हमें हथियार देना स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने जो आर्टिकल पढ़ा था याद है आपको कि पहले हमें हमेशा डिसअप्रूवल की दृष्टि से देखते थे यूएस वाले, अब अप्रूवल की प्रिजम्पशन से देखते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मालदीव है कहाँ? यहाँ पे देखिए मालदीव एक छोटा सा आइलैंड इंडियन ओशन में, काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी लोकेशन है। यहाँ से जो शिप्स आते हैं सारे यहाँ जाते हैं, तो इसलिए मतलब जो सी लेन्स हैं कम्युनिकेशन की, उसके लिए जो मालदीव काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालदीव में क्राइसिस है, हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है जो आइलैंड है मालदीव का। तो देखिए थोड़ी सी मैं इसको आप बैकग्राउंड बताना चाहूँगा इस पूरे मालदीव से रिलेटेड न्यूज़ का। मालदीव देखिए पहले काफ़ी सालों के बाद में 2011 के आसपास की बात है, वहाँ पर मोहम्मद नसीद पहली बार डेमोक्रेटिक चुनाव हुए, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी से मोहम्मद नसीद चुने गए। मोहम्मद नसीद ये हैं जिनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। तो मोहम्मद नसीद बाद में देखिए एक तरह से इनकी सरकार के खिलाफ में कूप की कोशिश की गई, यानी जो बाकी अब्दुल्ला यमीन या फिर दूसरे लोग थे तो इनको हटा के इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में इन्होंने कहा जैसे अभी तमिलनाडु में चल रहा है कि मुझे फोर्स किया गया और कूप हुआ है एक तरह का। इन्होंने भागकर जान बचाई। हमारी डेमोक्रेसी में हमारी जो वहाँ पे एम्बेसी है वहाँ पर ये आ गए, इंडिया की डेमोक्रेसी मालदीव के जो अंदर है वहाँ पर आके इन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद में क्या हुआ, फिर दोबारा से इलेक्शन हुए मालदीव के अंदर में। हालांकि देखिए जीतने ये वाले थे, लेकिन दोबारा से सेकंड राउंड की जब वहाँ पे देखिए 2 राउंड में वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सेकंड राउंड में एकदम से अब्दुल्ला यमीन जीत गए। अब्दुल्ला यमीन, अब अब्दुल्ला यमीन ने जीत के क्या किया, ऐसे डिसीजंस लिए जैसे कि इन्होंने अपनी सरकार के रहते जो काम किए थे, अब वो उन्होंने जैसे कि कोई जज को हटाया था तो इन्होंने उन सब कामों के लिए इनको 17 साल की सज़ा दिलवा दी। अब दी तो जज ने, लेकिन साफ साफ पता लग रहा था कि जो जज है वो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। एक तरह से डेमोक्रेसी ने वहाँ पे अच्छे से काम नहीं किया। तो ये इलाज करवाने के भाते मतलब एक साल की सजा इन्होंने काटी भी सरी मालदीव में। तो इलाज करवाने के लिए ये चले गए यूके में, फिर लौट कर नहीं आए ये। अभी यूके में थे, पिछले साल इन्होंने कोशिश करी श्रीलंका में आके कि एक कोशिश की जाए कूप की दोबारा से, मतलब कुछ हटाया जाए जो अभी यहाँ पर सत्ता में है अब्दुल्ला यमीन, जो कि कहते हैं कि ऑथोरिटेरियन शासक है। तो यह पूरा मालदीव का माजरा है। अब फिर दोबारा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे उस चीज़ में, फिर दोबारा से यूके चले गए। अब ये कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया काफ़ी एक पड़ोसी देश है हमारा, यहाँ पे देखिए इंडिया कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है मालदीव पे, बिल्कुल साथ में है। तो ये कहते हैं कि मालदीव के पर्सपेक्टिव में इंडिया की जो पॉलिसी है वो एक तरह से कोहेरेंट नहीं है। कभी इंडिया साथ देने की बात करता है, कभी इंडिया चुप्पी साध लेता है। और यहाँ पे देखिए ये सारी जो बातें चल रही हैं, उन्होंने चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने इंडिया के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो खुल के सामने नहीं आती, बैकग्राउंड में काम करने से काम नहीं चलेगा, और आपको अगर चैंपियन बनना है तो खुल के काम करना पड़ेगा, या तो आप किसी बंदे के पक्ष में हैं या फिर किसी के विरोध में हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते। और बाकी तो यही न्यूज़ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज़? हमारे लिए देखिए ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव एक तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना की जो प्रेजेंस है पिछले दिनों मालदीव में काफ़ी बढ़ रही थी। दूसरा, मालदीव में भी जो रेडिकल इस्लाम है, जो IS है, काफ़ी जो वहाँ के यूथ हैं इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए गए थे। तो अगर देखिए यहाँ पे एक तरह से टेररिज्म आता है तो उसका साफ साफ फ़र्क हम पे पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में है मालदीव हमारे। तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी होना काफ़ी आवश्यक है हमारे लिए। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। ये न्यूज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है।
पाकिस्तान ने हमें कहा है कि हम एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं, और किस तरह की न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं तो हमें भी नहीं पता, पाकिस्तान ने कुछ बताई है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो क्लेम करता है कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना लिए हैं, हम दूसरे महाद्वीपों में मिसाइल्स दागने में अब सक्षम हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हमारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स जो इंटरनेशनल सेफ गार्ड्स में नहीं आते, यानी IAEA उनको मॉनिटर नहीं करता, उनमें हम चोरी छुपे प्लूटोनियम का इनरिचमेंट करते जा रहे हैं, और बाद में जब जरूरत पड़ेगी एक स्टॉक पाइल्स हम बना लेंगे इसका, यानी मिलिट्री प्रोग्राम की तरफ डाइवर्ट कर देंगे जो प्लूटोनियम का इनरिचमेंट है। इस तरह की बात पाकिस्तान करता है। तो बस यही है कि एक दो पॉइंट यूज कर इसको मेंस में, दूसरा कुछ नहीं है। ये इंडिया में तो डेफिनेटली कुछ दम है नहीं, पाकिस्तान की बातों में सच्चाई तो बिल्कुल है ही नहीं, और कुछ है नहीं इस न्यूज़ में। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का नाम आपने सुना होगा। क्या होता है क्राउड फंडिंग? एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, क्राउड फंडिंग आखिरकार होता क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल से इसे समझे तो मान लीजिए मेरे पास आइडिया आया है कोई, मान लीजिए मेरे पास आइडिया आया है कि राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में अगर फूड का यानी टिफ़िन सिस्टम का बिजनेस किया जाए तो बहुत कमाई वहाँ पर हो सकती है, राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में, या फिर हैदराबाद का अशोक नगर, पुणे, कहीं भी मान लीजिए। तो देखिए अब मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है, आप सब मेरे से कनेक्टेड हो यूट्यूब के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू onlyice.com। तो मैं क्या कहूँगा, मैं आपसे पैसे मांगूंगा। मैं कहूँगा कि देखिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप मेरे बिजनेस में लगाइए, अगर मेरा बिजनेस अच्छे से चला तो जितना पैसा आप लगा रहे हो उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो जनता यानी क्राउड सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पैसा लगाती हैं किसी के आइडिया पर, इस उम्मीद में कि उस अगर वो बिजनेस सफल हुआ तो हमें उसके बदले रिटर्न्स मिलेगा। तो इससे क्या होता है, अब थोड़े थोड़े करके सारे पैसे देंगे, मान लीजिए अब 1000 लोगों से पैसा मिलता है तो सारे 10-10 रुपये भी देंगे तो 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये होती है क्राउड फंडिंग की पावर। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए तो बिजनेस तो आराम से चल सकता है, हमारे खाने का टिफ़िन सिस्टम। तो आगे से खाना लीजिएगा आप हमारे बिजनेस से। तो आगे क्या है, न्यूज़ क्या है ये देखिए, न्यूज़ ये है क्राउड फंडिंग की। सेबी कहता है कि जो क्राउड फंडिंग है काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक तरह से काफ़ी इसका पोटेंशियल है, लेकिन लोग इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी तरह के नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है इंडिया के अंदर में। अगर क्लाउड फंडिंग के तहत में पैसे देने हैं तो किस तरह के नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है? KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर, और उसके अलावा यहाँ पे आगे हैं जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये होता है कि जिसमें शेयर्स नहीं, ना तो शेयर के रेट बताए जाते हैं, ना ही कितने शेयर्स हैं वो बताए जाते हैं जो ये जारी करता है। बस एक बैंड बताया जाता है, ऊपरी बैंड से लेकर निचली बैंड, यानी मान लीजिए ये सिर्फ यूँ कहते हैं कि 100 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच तक का हमारा शेयर होगा, लेकिन दाम नहीं बताते एग्जैक्ट जो ये जारी करते हैं, यानी जो ये क्राउड फंडिंग जो आइडिया प्रपोज करता है वो। तो उसके बाद में डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं क्राउड फंडिंग वाले बंदे को बहुत ज़्यादा, जिसका आइडिया होता है। क्रेडिट रेटिंग भी लेनी पड़ती है। ये सब चीज़ें देखिए काफ़ी मुश्किलात आती है, इसलिए क्राउड फंडिंग में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन इसे यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए ये क्या करेंगे, सेबी वाले एक एडवाइजरी कमेटी की घोषणा करेंगे, जो एडवाइजरी कमेटी सब कुछ स्मूथली करेगी ताकि लोगों को पैसा मिल सके जिसके पास में आइडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा है, और इससे हाउस होल्ड की जो सेविंग्स होती हैं उसको मोबिलाइज किया जा सकता है आसानी से। हाउस होल्ड मतलब जो लोग पैसा घर में रखते हैं फिर बैंक में रखते हैं, किसी काम के नहीं आता, तो वो पैसे अब बिजनेस में अगर यूज होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उससे बिजनेस ज़्यादा बनेंगे तो हमारे देश की ग्रोथ रेट ऊपर जाएगी। तो अब चलते हैं PIB की न्यूज़ की तरफ में। ये न्यूज़ है चंद्रयान 2 की लेके। चंद्रयान 1 में हमें सक्सेस मिली, तो अब इसरो ने 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में चंद्रयान 2 को भेजने की तैयारी कर ली है। चंद्रयान 2 है, उसमें इंडिजिनस ऑर्बिटर होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा। तो आप पूछोगे ये क्या भला है, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है? ठीक है चलो देख लेते हैं होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए हमने चंद्रयान भेजा अब मून में, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए वहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटर तो ऑर्बिटर के यानी चक्कर लगाएगा मून के चारों ओर। अब चक्कर लगाते लगाते मान लीजिए उसको यूँ लगा कि थोड़ी मून की हवा खा के आनी है, मून पे देख के आना है क्या, चंद्रमा पे देख के आना है, तो वहाँ पे चंद्रमा पे ये चंद्रयान जाएगा तो उसको लैंड करवाएगा लैंडर। समझ गए? चंद्रमा पे उतरवा दिया, ये देखो यहाँ पे उतर गया ये अब उतरने के बाद में लैंडर ने उतरने में सहायता करी चंद्रयान को। बाद में देखिए रोवर जो होता है ये 4 पहिए वाला एक व्हीकल होता है, वो लैंडर से अलग हो जाता है। लैंडर से अलग होकर ये घूम घूम के, जीप होती है जो घूम घूम के मटेरियल इकट्ठा करती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करती है कि जो कुछ मिट्टी वगैरह लेनी होती है लेती है।
समझ गए क्या क्या होते हैं अब तीनों चीज़ें ये। ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करवाने में सहायता करता है, यानी चारों ओर और चंद्रमा के ऑर्बिट में सहायता करता है इनको। लैंडर ये सहायता करता है कि चंद्रमा की धरती पर उतर सके ये चंद्रयान जो है। और ये रोवर जो होता है चंद्रमा पे उतरने के बाद में ये जीप बन जाए और मतलब अलग हो जाए इससे और मटेरियल इकट्ठा करे। फ्लाई बाई और ऑर्बिटर में एक डिफरेंस ये होता है कि देखिए ये भी एक तरह से फोटो वगैरह ही खींचता है, लेकिन ये एक तरह से थोड़े टाइम के लिए फोटो खींचता है कि मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर से ये गुजर रहा है, बस उसी सेकंड के लिए फोटो खींचता है, फोटो खींच लेता है। ऑर्बिटर के पास में ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि चक्कर लगाता रहता है ना, ये रैंडमली घूमता है फ्लाई बाई। अब एक और जो पीआईबी की न्यूज़ है, GSAT-11 सबसे भारी 5600 kg का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सेट स्पेसक्राफ्ट होगा 2017 के अंदर में, अगर यूपीएससी पूछ ले तो। और किस लिए देखिए इसको लॉन्च किया जाएगा, एरियन 5 लॉन्च व्हीकल से, मतलब ये लॉन्चर है, ये लॉन्च व्हीकल है और ये कम्युनिकेशन स्पेसक्राफ्ट है। तो बाकी तो ये वैसे ही है, KU बैंड का यूज होगा, तो बस एक छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा। अब जो पीआईबी की अगली न्यूज़ है उड़ान स्कीम से रिलेटेड है। उड़ान स्कीम हमने डिस्कस करी थी, आपको याद होगा कि देखिए जो छोटी जगह होती हैं जैसे कानपुर, इलाहाबाद, जैसे बिहार की मान लीजिए मुजफ्फरबाद, और ये सारी देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी सिटीज़ पर जो है फ्लाइट जाती नहीं है, यानी एरोप्लेन है वो जाते नहीं हैं। हवाई जहाज़ देखिए इन छोटी जगहों पे भी जाएं और कनेक्टिविटी इंक्रीज हो ताकि बिजनेस आपस में इन छोटी सिटीज़ के बीच में भी बढ़े। उसके लिए सरकार ने एक स्कीम की घोषणा करी थी, जिस स्कीम का नाम था उड़ान। अब देखिए उड़ान में पैसा कहाँ से आएगा, वैसे तो सरकार सब्सिडी देगी, लेकिन अब सरकार के पास में भी कोई पेड़ तो है नहीं पैसे का, सरकार भी कहीं से लाएगी। तो उस चीज़ के लिए देखिए सरकार ने क्या किया था, एक फंड बनाया था, रीजनल कनेक्टिविटी फंड। इसमें पैसा इकट्ठा करेंगे और बाद में सब्सिडी देंगे जो छोटी सिटीज़ पे रूट चले, हवाई जहाज चले उनके लिए, और ताकि एक वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी जो हवाई जहाज़ हैं उनको महंगा पड़ता है काफ़ी छोटी सिटीज़ में जाना और उनका खर्चा पूरा नहीं होता, ताकि उनको पैसा मिल जाए यहाँ से वायबिलिटी गैप फंडिंग से, रीजनल कनेक्टिविटी फंड के थ्रू। अब देखिए इसमें पैसा कहाँ से आना था, तो सरकार ने तो इनको कहा था कि जो एयरलाइंस थे कि आप देखिए कुछ रूट्स पर आप लेवी लगा लीजिए, सरचार्ज वगैरह लगा लीजिए, आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा बहुत हम आपको दे देंगे। तो इस तरह की देखिए ये था, कैप लगाया था सरकार ने कि 2500 से ऊपर अगर उड़ान है तो 1 घंटे से ऊपर की उड़ान आपकी 2500 से महंगी नहीं हो सकती। अब सरकार इसके लिए बीडिंग कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से रिवाइज कर लिया हमने उड़ान की जो स्कीम है। अगली जो स्कीम है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड। अब देखिए जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है, हेड पोस्ट ऑफिस किसी स्टेट के अंदर में, उसे यूज किया जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए। तो मतलब इस तरह से यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू यूज फॉर द पासपोर्ट मेकिंग, इस तरह से कुछ आ जाए तो पोस्ट ऑफिस का चीफ पोस्ट ऑफिस, मतलब स्टेट का चीफ पोस्ट ऑफिस अब यूज होगा पासपोर्ट केंद्र के लिए। ये न्यूज़ है, देखिए एक्सपोर्ट अवार्ड्स दिए हैं इन्होंने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि एक्सपोर्ट अवार्ड देता कौन है, ये देती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये वाली मिनिस्ट्री देती है। अब एक और बात ये आती है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था कैप एक्सिल द्वारा। ये कैप एक्सिल क्या बला है, कैप एक्सिल देखिए ये केमिकल एंड अलाइड एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूछा गया था शायद पहले कभी, याद आ रहा है मुझे ऐसा, तभी मैंने बताया कि, और देखिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद कर लीजिएगा इसे, कैप एक्सिल बॉडी जो है ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि केमिकल्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करे और इनके एलाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। अगली जो पीआईबी की न्यूज़ है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RT एक्ट 2009 में बच्चों की जो शिक्षा थी उसको अनिवार्य कर दिया गया था और फ्री एजुकेशन का प्रावधान था इस RTE एक्ट में। अब देखिए बात यह है कि रेशो कितनी होनी चाहिए और कितनी है। देखिए हमारी जो रेशो है प्राइमरी लेवल पे, यानी पहली से 5वीं क्लास तक, जो पुपिल टीचर रेशो यानी स्टूडेंट और टीचर की रेशो वो होनी चाहिए 30:1, क्लास पहली टू 5वीं। कई बार हमें मेंस में एजुकेशन से रिलेटेड डेटा लिखना पड़ता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अपर प्राइमरी होता है 5वीं से 8वीं तक। यहाँ पर टीचर की संख्या होनी चाहिए 35 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की, यानी स्टूडेंट और टीचर की रेशो होनी चाहिए 30:1। और हमारे देखिए ये है, इतनी है, मतलब इतनी है हमारी ये 30:1, 35:1, और होनी कितनी चाहिए 24:1 होनी चाहिए, 27:1 होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए।
तो ज़्यादा याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आइडिया याद रखना। 30 यानी प्राइमरी में हमारे 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होना चाहिए, और अपर प्राइमरी 5वीं से 8वीं लेकर 35 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए, और अपर यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसमें 35 यानी 30 स्टूडेंट्स के प्रति एक टीचर होना चाहिए। मतलब इतना है ये, और हमारा ये याद रखना, और ठीक ठाक है हमारा। थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया इस न्यूज़ में, मतलब बस इतना याद रखना। अब इतनी टीचर की रेशो है हमारे, और होनी कितनी चाहिए, होनी इतनी चाहिए 27 1 24 1, वही तारीफ की गई है इस न्यूज़ में कि ठीक ठाक है। अब देखिए अगली जो न्यूज़ है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है, और इन्होंने जो बलविंदर कौर है इन्होंने कुछ उद्घाटन किया। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बॉडी है क्या। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा 1851 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस लिए है, ये देखिए अर्थ से रिलेटेड, जियो का मतलब भू, धरा, भूमि, ये सब होता है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे अर्थ साइंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, और जो इंडस्ट्रीज, जनरल पब्लिक या फिर बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। तो रिसर्च करती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अर्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ये आती है, और 1851 में इसे बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप। अब क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन देखिए एक तरह से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है ये। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, देखिए छोटे केमिकल जो होते हैं पोल्यूटेंट्स होते हैं यहाँ पे देखिए, और काफ़ी जहरीले ये होते हैं, फूड चेन में शामिल हो जाते हैं और बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी फूड चेन में, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर में चल जाते हैं। काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स इनके होते हैं, हमारी हेल्थ पे काफ़ी बुरा फर्क इनका पड़ता है। इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक ये रहते हैं तो भी काफ़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो उसी के लिए ये पूरी उनको कंट्रोल, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन। सभी तरह के इसमें बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल बायो प्रोडक्ट्स जैसे कि डायोक्सिन्स एंड फ्यूरन्स, और इनको देखिए बाद में भी इनको रिव्यू किया जा सकता है, और अगर ये इस स्टॉकहोम कन्वेंशन का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो बाद में नए प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए तो ये थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की इंटरनेशनल ट्रीटी है और यूएन का पार्ट है, ये यूएन ट्रीटी है। इंडिया ने भी इसको साइन किया है, हालांकि यूएस ने इसको साइन नहीं किया है। और बाकी तो यही है कि जो प्रोडक्शन या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का जो यूज़ होता है उसको बैन करना। तो 2001 में ये आई थी, और बाकी वही है एक्सट्रीमली जो टॉक्सिक जहरीले होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, उसके बारे में है ये स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो आज की स्कीम क्या है, आज की स्कीम है अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। 2015 में ये आई थी, पहले भी थी ये, पहले थी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के नाम से, 1999 में सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के अब अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम हो गया है किस लिए, देखिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करता है, और अपैरल यानी गारमेंट, कपड़ों की फैक्ट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। क्योंकि देखिए इस कपड़े की फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वुमन को मिलती है, तो वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेबर पार्टिसिपेशन वुमन का बढ़ता है, और हमारा शेयर भी बढ़ जाता है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में अगर ये इंडस्ट्री अच्छे से जाती है तो। क्योंकि एक ये सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनकी फ्यूचर में जिनकी ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए यहाँ पे सनराइज इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट में प्रमोट करना है, और ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है ताकि हमारे कपड़ों में जो एक्सपोर्ट है उसको कम्पिटिटिव बनाया जा सके बांग्लादेश या फिर बाकी जगह पे जो एक्सपोर्ट होता है, और इसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में भी हमें इम्प्रूवमेंट लानी है इस स्कीम से। और ये करेगा क्या, देखिए मेक इन इंडिया से मेक इन इंडिया में भी टेक्सटाइल को काफ़ी सपोर्ट करने की बात की गई है। तो उसके अलावा देखिए इससे इन्वेस्टमेंट मिलेगी, अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मिलेगी 1 लाख करोड़ की, और जिससे 30 लाख जॉब्स पैदा होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के आर्टिकल की तरफ में। आज का आर्टिकल है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में, ये हमारा जब संविधान बना था उसमें आर्टिकल नंबर 18 में था एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब देखिए इसको मैं सिंपल बात में बताऊं तो पहले क्या था, आज़ादी से पहले आपको याद है कई तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं। लॉर्ड पाल आज भी ब्रिटेन में कई चलते हैं, लॉर्ड स्वराज पाल, लॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन, इस तरह के जो टाइटल होते हैं ना, सर लॉर्ड, ये हमने हटा दिए। हमने कहा कि देखिए भाई हमें ये जो टाइटल है वो नहीं चाहिए, तो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए
नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि हम फिर भी देते तो हैं भारत रत्न या फिर हम वो पद्मश्री अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स देते हैं। तो देखिए ये इस दायरे में नहीं आता, इस आर्टिकल के दायरे में, वो अलग से हैं। ये केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब कोई अपने नाम के आगे ये लगा नहीं सकता भारत रत्न, इस तरह से अपना नाम यूँ नहीं रख सकता कि भारत रत्न आगे जिसको भी मिला है वो अपना नाम लगा ले। यानी ये सारे अवार्ड्स जो हैं इसी शर्त पे दिए जाते हैं कि आप इन सभी अवार्ड्स को अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे लॉर्ड पाल है तो वो लगा लेता है ना, सर लॉर्ड पाल, वो तो सर लगा देता है, लेकिन ये बंदे जिनको मिलते हैं इस तरह के अवार्ड्स वो अपने नाम के आगे लगा नहीं सकते। उसके अलावा क्या है, ना सिर्फ इंडिया के ना सिर्फ हमारे खुद के अवार्ड्स, इवन हमारे सिटीजन जो हैं बाहर के फॉरेन कंट्री से भी कोई अवार्ड नहीं ले सकते। और जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट से जिनको किसी तरह का प्रॉफिट मिल रहा है या फिर हमारी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना किसी फॉरेन कंट्री से अवार्ड नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर स्टेट। तो देखिए इसमें एक और जो चीज़ आती है, अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी को हमने महात्मा का दर्जा दिया, सरदार पटेल को हमने सरदार का दर्जा दिया, तो ये दर्जे जो हैं ये हमने नहीं दिए, हमने दिए हैं, ये स्टेट ने नहीं दिए, स्टेट नहीं दे सकता। जनता तो कुछ किसको कुछ भी अब दर्जा है वो दे ही सकती है ना, कोई भी स्टेटस दे दे सम्मान के मारे। तो हम सम्मान करते हैं गांधी जी का, सम्मान करते हैं सरदार पटेल का, इसलिए हमने वो दर्जा दिया है सरदार को और गांधी जी को, लेकिन स्टेट यानी कंट्री ने कुछ भी ऐसा दर्जा नहीं दिया। तो ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।